नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर और आशा करते हैं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सब सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार वालों का खास ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो दूसरी वेव आई हमारे देश में बहुत ही तीव्रता से आई, उसने काफ़ी क्षति पहुंचाई हम सभी को। और जैसा कि तीसरी वेव आने का एक आंकलन लग रहा है, तो हमारी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि जब तक ये वेव थम नहीं जाती, जब तक ये पैंडमिक रुक नहीं जाता, तब तक कृपया करके मास्क पहने, दूरी बनाए रखें लोगों से, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, सोप और सैनिटाइज़र का लगातार प्रयोग करते रहें और अगर हो सके तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। इसके साथ ही जैसा कि आपको पता है, हमारी एक छोटी सी मुहिम है सुई सून इस चैनल के ज़रिए, जहाँ पे हम देश दुनिया के नामी गिरामी चेहरे आप तक लेके आते हैं, उनकी जीवन यात्रा उनसे साझा करते हैं, उनकी उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके जीवन की कई बातें उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और आज इसी श्रृंखला में हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, मिस विनीता वर्गीस जी, जो कि लीगल हेड है एक नामी गिरामी कंपनी में, इंडिया की, जो आप सभी जानते होंगे, अर्बन कंपनी। कहीं ना कहीं हम सब इस कंपनी की कोई ना कोई ऐप ज़रूर यूज़ करते हैं और आजकल तो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में कई ऐड भी अर्बन कंपनी के शुरू शुरू में आ जाते हैं। तो विनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम से यूसुफ। थैंक यू। तो सवाल जवाब की जो हमारी औपचारिकताएं होती हैं, उसको शुरू करने से पहले हम एक आइस ब्रेकिंग जैसे एक सवाल कर लेते हैं अपने मेहमानों से, और ये पूछते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएं, शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताएं, और ये आपने कब निश्चय किया कि यार मुझे वकालत पढ़नी चाहिए और वकील बनना चाहिए। तो काफ़ी मतलब बहुत लोगों को लगता है या बहुत लोगों के पास ये एक एडवांटेज होता है कि उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। जी। मेरे पास ये एडवांटेज था बट बहुत ही प्रैक्टिकल एडवांटेज नहीं था क्योंकि 12th में डिसाइड किया कि हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उन्हें लगा कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है बेटा, आपका ये ख्याल थोड़ा दोबारा सोच लो। जी। तो हमारे पिताजी काफी लेट इन लाइफ उन्होंने वकालत शुरू करी थी, उससे पहले वो सर्विस में थे। तो जी। उन्होंने कहा बेटा अगर साइंस में तो आपकी रुचि है नहीं, आपको बोलने का बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है, तो ऐसा लगता है कि आप यही कर लीजिए। तो उस टाइम भी हमें इंटरेस्ट नहीं था। हमने कहा चलो अगर बोल रहे हो तो आप ट्राई कर लेते हैं। कहते एक झटके में ये हो जाएगा, उसके बाद आप बकायदा जो आपको मन में आए करें, एक मेरी डिग्री बन जाएगी। तो ऐसे करते करते हमने चलो लॉ के एंट्रेंस दे दिए बिना ज्यादा इंटरेस्ट के। जी। और एंट्रेंस क्लियर हो गया तो अब हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा कि जी। अब तो ट्राई कर ही लेते हैं। और फिर ऑफ कोर्स उस टाइम तक थोड़ा ऐसे ख्याल भी आ गया क्योंकि जो क्लासमेट्स जो कर रहे थे, कोई मेडिसिन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे फीलिंग आई कि शायद हमें भी कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। जी। और प्लस डैड तो लॉयर थे ही, तो उसका भी एक एडवांटेज था। तो मैं ऐसे कुछ कुछ लॉ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस हुई, पर हमने कहा चलो दिल्ली में रहते हैं, फैमिली यहीं थी, आईपी में हो गया। तो जी। उसमें उस बकायदा एमिटी का ऑप्शन मिला तो हमने एमिटी चूज कर लिया। सो दैट्स हाउ जी। द जर्नी बिगैन सो टू से। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 5 इयर्स लॉ स्कूल, लिटिगेशन का बहुत शौक था बट हाँ, उस पे भी आएंगे, लेकिन जैसे आपने बताया कि हाँ फादर ने, और होता है आमतौर पे ये कि हमारे हिंदुस्तानी परिवारों में, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे नालायक होते हैं मेरी तरह, पर बच्चों की नालायकी जो होती है वो माँ बाप उसको दूर से देख लेते हैं। और हमारे ज़माने तक चीज़ें बदल रही थी, जैसा कि मुझे पता है कि हमारे देश में अब दोनों कोर्स चलते हैं, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, लेकिन 5 इयर्स तब तक कम सुना हुआ था लोगों ने। और मैं ये अर्ली 2010 की बात कर रहा हूँ, जो वो डेकेड अब हमारे पीछे रह चुका है। पर उसके बाद आप आई, आप लॉ स्कूल में आई, आपने एंट्रेंस किया। तो क्योंकि मंच हमने क्रिएट किया है ताकि जो यंग बच्चे जितने भी हैं और यंग लॉयर्स हैं और नॉन लॉयर्स भी इस चीज़ को हम्म, समझ सकें कि जो वकालत की एक जो जर्नी होती है बड़ी आसान नहीं होती। लोग सोचते हैं कि पहले के ज़माने में जो बड़े बुजुर्ग हमारे वकील क्या गए ना, कुछ नहीं किया तो वकालत कर ली, उसकी एक तो हम छवि थोड़ा सा बदलना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू। और साथ ही ये भी बताना चाहते हैं लोगों की बड़ी मेहनत कश फील्ड है, इतना आसान नहीं होता वकील बनना और वकालत करना। तो जब आप लॉ स्कूल में आए, तो मेरे 2-3 सवाल आपसे हैं जो मैं इस मंच के ज़रिए आप तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चे मेरे से सवाल कर लेते हैं और मुझे लगता है कि मेरे पास सारे जवाब है नहीं, तो आप कुछ जवाब दीजिएगा आज। पहला, कि कितनी ज़रूरी है इंटर्नशिप्स लॉ स्कूल में, या पब्लिकेशंस, मूट कोर्ट्स, या कोई और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो बच्चे करना चाहते हैं, और कैसे एज ए यंग पर्सन वो मदद करती हैं आपकी स्किल होन करने में, आपको अपने से खुद परिचय कराने में, क्योंकि कई बार ये होता है कि वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू फाइंड आवरसेल्व्स, वन वे और दी अदर। तो आपके वो 5 साल कैसे रहे लॉ स्कूल में, क्या क्या आपने सीखा, और वो आप क्या हमारे दर्शकों को बतानी चाहेंगे कि थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू। नो नो एब्सोल्युटली। क्योंकि आई विश आई मीन जब मेरे पिताजी ने लॉ किया तो बहुत पहले किया था, उनके टाइम पे 3 ईयर लॉ था, उन्होंने जैसे किया जी। वो तो चलो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाता है बाय टाइम यू बिकम योर एज। तो जब शुरू किया तो इट वाज अ बीए प्लस एलएलबी कॉम्बिनेशन, जी। एटलीस्ट जो हमारे कॉलेज में हुआ करता था। अब सोशल साइंसेस में इंटरेस्ट था तो वो जल्दी पिकअप हो गया। बट एक चीज 5 साल में रही कि एक कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा, जो है पढ़ाई का
किताबें खोल के वो हार्डवर्क करने का, वो नोट्स बनाने का, और उसके बाद आता है आपका फ्लेयर, आपकी एडवोकेसी, आपकी बहस करने की काबिलियता। वो जी जो आती है वो बाद में आती है। बहुत लोगों को लगता है कि जो सेकंड पार्ट है, जो आप ग्लैमरस लाइफ जो आपको दिखता है लॉयर्स का, जी वो वहां तक पहुंचने के लिए अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी तो वाइल मैं ये नहीं कहती कि लॉ स्कूल इतना मुश्किल है कि आप उसको पास नहीं कर पाओगे, पर अगर आपको किसी कैलिबर से, किसी नॉलेज बेस से पास करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। जी उस मामले में मूट कोर्ट्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हम नकल के अकल की फकीर तो स्कूल से हमें सिखाया जाता है कि पढ़िए, जी रिपीट करिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पन्ने भरिए, आप आगे जी बढ़ जाएंगे। अब वो काफी हद तक सही भी है, अगर आप पढ़ के रेप्लिकेट करेंगे तो शायद आप पास हो जाए, बट उससे आपको फील्ड की नॉलेज नहीं मिलती है। जी तो मूट कोर्ट्स और इंटर्नशिप्स दे स्टेप इन देयर। मूट कोर्ट्स में एक प्रॉब्लम समझना, उसको 4 एंगल से देखना, एक उसको एनालाइज करना उस एंगल से, वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो रेगुलर एग्जामिनेशन में आपको ना मिले। आप जी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम देते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एग्जाम देते हो, आप एक इशू का एग्जाम नहीं देते हो। सो वो पढ़ने में वो उसको एनालाइज करने में काफी जो आप एफर्ट लगाते हो, उससे आपके नॉलेज बेस बढ़ती है, आपका माइंड इलास्टिक हो जाता है, एजाइल हो जाता है, कि एक मुद्दे को आप 5 एंगल से देखिए। उसके बाद जो एक होता है पब्लिक स्पीकिंग, जो आज की तारीख में पहले एटलीस्ट लॉ स्कूल लगता था कि यार ये तो लिटिगेशन के लिए जरूरत है, बट आई कैन प्रॉमिस यू लिटिगेशन जरूरत नहीं है, ये हमारे करियर की जरूरत है। कि जी आप अगले बंदे के सामने अपना प्रॉब्लम, अपना इशू, अपना एनालिसिस आर्टिकुलेट कर पाए। वो करने के लिए आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके लिए वो जो डर है वो निकलना बहुत जरूरी है। बोलने का डर, गलती करके डांट खाने का डर, कि किसने बोल दिया तो फिर हम तो बिल्कुल ही ऐसे डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो सब जो लेवल्स हैं वो मूड कोर्ट में टेस्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक उस तरीके से मूड कोर्ट करना कंपलसरी, वॉलंटरी, जितने भी आप कर पाए, वो आपको वो स्किल देता है जो रेगुलर एकेडमिक एजुकेशन एटलीस्ट हमारे सिस्टम में नहीं मिलती। जी बहुत सिस्टम्स में ये एडवांटेज होता है कि उनको पढ़ाते अलग से हैं, हमें ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। तो हमें ये एवेन्यूज ढूंढने पड़ते हैं, ताकि 5 साल के बाद हम बिल्कुल ही ऐसे डियर इन हेडलाइट्स ना हो कि हो जी क्या रहा है ये। तो बहुत जरूरी है आई थिंक वो करना। इंटर्नशिप्स का फायदा ये है जैन, मेरे ख्याल से, कि पहले 2-3 साल में लोग कहते हैं कि कुछ नहीं काम करने को मिलता, ये रिसर्च कर लो, अपने सीनियर की बुक का चैप्टर लिख लो, वो जी कहीं स्पीच दे रहे हैं उसका ड्राफ्ट बना लो। बट एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, एक टीम वर्क जहां आप अकाउंटेबल हैं, जहां आपके काम को देख के आपको जज किया जाता है, जहां आपको लोगों से बात करने का तरीका पता होना चाहिए कि इस सीनियर को हम मोटा मोटा बोल देंगे तो मान जाएगा, ये अगला बंदा नोट्स खोल के बोलेगा इस केस लॉ का ऑर्बिटर क्या था। जी जो ऐसी चीजें होती हैं उसको बैलेंस करना, उसको समझना, और ये रियलाइज करना कि जब तक आप हाईएस्ट बेंचमार्क पे काम कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। वो एबिलिटी आपको इंटर्नशिप से मिलती है। इंटर्नशिप का भी बहुत फायदा है, जिनको आराम करना है वो फायदे भी होते हैं, उनको कोई तंग नहीं करता। जी कहते कि आराम हाँ और छह काम दोनों इंटर्न के ले लो। फायदे हैं। जी हाँ कि 6 इंटर्न ले लो, 2 वेले बैठे हैं, बाकी 5 को काम करवा लो। जी जी एक वो भी वो आपके पास हमेशा होता है, और ये बड़ी लॉ फर्म्स में या बहुत शॉप्स में, बहुत जॉब्स में भी आपको ये मौका मिलता है कि आप ना काम करें, कि आप जी अंडर पार परफॉर्म करें। वो अब आप पे डिपेंड करता है, इनिशिएटिव लेके आप करें। क्योंकि आज की तारीख में जयंत इतने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं मार्केट में, जी इतनी लॉ फर्म्स, इतने लॉ स्कूल्स हैं, कि समहाउ आपको अपना एज बनाना पड़ेगा। अब आप वो एज कैसे बनाएंगे, वो आपको चूज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। और जी वो ये सब दो तीन चीजें करके ही समझ में आती हैं। एकेडमिक्स मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड सी बात है जी कि पढ़ना तो पड़ेगा। और वकालत पढ़ना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जी साइंस में लोगों को समझ में नहीं आता, कॉम्प्लेक्स होता है। वकालत में, लॉ स्कूल में कम से कम वॉल्यूम को अब्सॉर्ब करना, उसके लिए मेहनत लगती है, शिद्दत लगती है। और जी अगर वो आप शुरू में नहीं लगाएंगे तो बाद में मुश्किल होती है। कॉन्ट्रैक्ट की फंडामेंटल सही नहीं है तो पहली नौकरी में आप इशू ही एग्जामिन नहीं कर पाओगे। जी ये आपने इतनी दो तीन बड़ी अच्छी बातें रखी, उससे मेरे एक दो सवाल और निकल के आते हैं आपके लिए। लेकिन आपने एक बात की डर की, कि कैसे जो मतलब डर एक हमें सताता रहता है कि इतना कुछ है सीखने को, सिर्फ लॉ स्कूल का जो एक बेंचमार्क अगर हम लेके चले, आपने बड़ा इसको बारीकी से बताया कि जो 5 साल हैं वो तो आपने पढ़ने ही हैं, उसके अलावा इंटर्नशिप में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं जो आपने कभी ना सुनी होती हैं ना उसके बारे में आपको कुछ आइडिया होता है, वो आप पे मर दी जाती हैं। साथ ही में जब अपना करियर शुरू करते हैं तो तरह तरह के लॉ होते हैं, जैसे मुझे लगता है हमारे देश में जो एक जंप आती है ना कि 10th के बाद 12th में जो सीबीएसई बोर्ड में होता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वही चीज़ मुझे लगता है हमारे लॉ स्कूल और रियल लाइफ में भी फ़र्क आता है। तो जो डर है वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए।
लेकिन डर कहते हैं कि आपको डर से आपको आगे बढ़ना है, आपको आपको उसको कॉन्कर करना है। और एक छोटा सा शेर मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ उस चीज़ को। और वो शेर इस किस्म से है, वो कहता है कि हर वक्त तलाश गैर में रहता है आदमी, मतलब किसी और की तलाश में। जैसे आप किसी दूसरे की गाड़ी को देख के प्रभावित हो जाते हैं, किसी दूसरे के मार्क्स को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हर वक्त तलाश गैर में रहता है आदमी और डरता है कि कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। तो हम ये अपने आप से डरने की कोशिश करते हैं कि यार हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, तो हम अपने आप को अंडर वैल्यू बहुत करते हैं। तो वो ना करें, जो आपने बहुत अच्छी बात रखी। इंटर्नशिप्स करें, जैसा कि आपने सही बताया, क्योंकि माइंड इज़ लाइक अ स्पॉन्ज, जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे उतना आप सीखेंगे। एंड जो आपने इतना बढ़िया एक तर्क दिया साइंस और लॉ को लेकर, क्योंकि लॉ को भी एक साइंस ही माना जाता है अपने आप में, क्योंकि लॉ में ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग जो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे कंपनी लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे बिजनेस पे काम कर रहा हो, चाहे पॉलिटिक्स में काम कर रहा हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल फील्ड में काम कर रहा हो, उसके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और उसका जो अपना एक दृष्टिकोण है समाज को लेके और समाज की बारीकियों को लेके और उसके कानूनी पहलुओं को लेके, उन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जजमेंट देने के बाद लार्जर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैटर रेफर कर दिए जाते हैं, क्योंकि तर्क और वितर्क में लोगों को इतने कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस मिल जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। तो आप ये देखिए कि एपेक्स कोर्ट तक अगर ऐसा हो सकता है, फिर तो आप लॉ स्कूल में तो घबराइए मत, डरिए मत, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा, मेरे एक दो सवाल आपसे निकल के आते हैं, और आपने एक बहुत अहम मुद्दा छेड़ा विनीता इसमें, कि आज की तारीख में जो लॉ स्कूल की मशरूमिंग हो गई है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। जब मैं और आप लॉ स्कूल में थे, तब प्राइवेट लॉ स्कूल और नेशनल स्कूल गिनती भर के थे। मतलब कि जो 5 ईयर का जो लॉ स्कूल का मैंडेट था हमारे देश में, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लाई थी, वो ये था कि क्वालिटी लीगल एजुकेशन दी जाएगी और एक नया पर्सपेक्टिव देश को दिया जाएगा कि देखिए, इस तरह जो इंसान 12th के बाद ही लॉ से जुड़ रहा है, उसके लिए अब लाइफ लॉन्ग बन गया है लॉ। मतलब अब जीना मरना आपको वकालत के साथ ही है। लेकिन पिछले हमने मेरे ख्याल से 15 से 20 सालों में ऐसा देखा है कि हद लॉ स्कूल खुल गए हैं, चाहे वो 3 साल के थे, चाहे वो 5 साल के थे। कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई इसको लेके, बहुत सारे मुद्दे आए। और आज की डेट में तो आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हैं, आपने देश दुनिया में काम किया है, आपने हर जगह का कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पिया आपने। तो ये मुझे आप बताइए कि हमारे देश में ये जो बच्चे आज की डेट में स्ट्रेस से जूझते हैं, मेंटल हेल्थ के इशू आ रहे हैं, पैंडमिक अलग चल रहा है, और हमारा जो हाल पहले जो बीटेक और एमबीएस का होता था कि सूट और टाई पहना के मार्केट में भेज दिया, लेकिन जॉब्स कम है, तो सप्लाई डिमांड के इशू हो रहे थे। वही चीज़ मैं देखता हूँ कि आज कहीं ना कहीं लॉ स्कूल्स की मशरूमिंग की वजह से बच्चे फेस कर रहे हैं, और इनकी गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स तो फीस देंगे, मजबूरी है भैया बच्चे को पढ़ाना है। अब चाहे वो कहीं पर भी पढ़ाएं, और बड़े बड़े ब्रोशर्स लग जाते हैं लॉ स्कूल के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे नेशनल हो, कि भाई यहाँ पे ये फर्म आई, ये फर्म आई। तो एक चुटकुला, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन हमारे टाइम पे एक आ गया था कि कोई भी अगर बड़ी कंपनी है, सिर्फ लॉ स्कूल्स की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप उनका वॉशरूम तक इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी शक्ल वो फोटो में छाप देंगे कि हमारे यहाँ पे आया था। तो ऐसे ही हो जाता है कंपनीज और फर्म्स को भी लेके। तो इस पर मैं आपका मत जानना चाहता हूँ कि बच्चों को गुमराह होने से कैसे बचाया जाए, उनके पेरेंट्स को गुमराह होने से कैसे बचाया जाए, एंड एज एन एम्प्लॉयर आपकी क्या एडवाइस है, आपका क्या सुझाव है बच्चों को मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को लेकर? जन बहुत चीजें होती हैं। एक तो आप सही कह रहे हैं कि एक तो प्रेशर है, बिकॉज कंपटीशन इतना हाई है, तो इमेंस प्रेशर है। जी। कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटली सबको इक्वली नहीं मिलती, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे वो लीगल हेल्प हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो। बहुत चीजें होती हैं जो हमारे आज के पीढ़ी के एक्सपीरियंस में बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस होती हैं। जी। बट पुटिंग दैट असाइड, क्योंकि वो तो अब अलग 3 घंटे का डिबेट हो जाएगा, तो वो हम जी। बाद में किसी दिन करेंगे। बट प्रेशर के मामले में एक ही तरीका है जयंत, सबसे ज्यादा। अब एटलीस्ट अगर आप काम के प्रेशर की बात करें कि बहुत काम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका एक सिंपल सॉल्व है, मेहनत। जी। पढ़िए, अपने आप को इतना मजबूत बना दीजिए नॉलेज से कि कम से कम आपको ये पता है कि मुझे ये काम आता है। और जैसे ही आपको काम आने लगे, आपका वो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। चाहे आपको 4 घंटे का काम भी हो, आपको पता है जो आप कर रहे हो वो कम से कम 80% सही है, जी। बाकी 20% की डांट खा लेना। तो अगर उतना आप कम से कम अपने आप को इक्विप कर सकें, तो जी। आधा डर खत्म हो जाता है। बट डर देखिए हमेशा है। आज की तारीख में मुझे भी डर लगता है कभी कभी कुछ, क्योंकि हर चीज तो इंसान नहीं सीख सकता। तो जी। लगता है कि अच्छा ये तो हमने सिर्फ पढ़ लिया, पर इसका इसका हमें तजुर्बा नहीं है, तो शायद ये गलत बोल रहे हैं हम। तो वो सिर्फ पढ़ के ही वो एक कंफर्ट आता है। आई थिंक वो एक फंडामेंटल चीज, टाइम निकाल के, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 2-3 साल बिना सोए अगर हम वो ना करें, तो हम कभी कम से कम नॉलेज बेस में आगे नहीं कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। और जी। उस चक्कर में जब आपको डांट पड़ती है, जब आप काम कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड है या बहुत काम दे दिया, वो उसको उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि एक तो आपके पास प्रेशर है, टाइम नहीं है, प्लस आपको नॉलेज की प्रॉब्लम है।
तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू डील विद. सेकेंडली आई थिंक हमें सबको याद रखना चाहिए कि मान लिया कि मार्केट में बहुत सारे मतलब कंपेटिटर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, सैलरीज बहुत लो हैं, बट बहुत एवेन्यूज हैं आपके पास. जी अगर आपने वकालत कर ली है, सिर्फ लिटिगेशन ही नहीं है आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं. आजकल लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, लॉयर्स अलग अलग कंपनीज खोल रहे हैं, लीगल फील्ड में ही अलग जो गैप्स थे वो प्लग कर रहे हैं. कोई स्टैम्प ड्यूटी ईज कर रहा है, कोई सिग्नेटरी ईज कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टूल बना रहा है. तो वकालत करते करते इनफैक्ट इंटर्नशिप्स, मूड कोर्ट्स, एग्जाम ने काम भी कर लिया, आपके पास ऐसे स्किल सेट्स आ जाते हैं जो पोटेंशियली काफी फ्लूइड हैं. जी तो अगर एक जगह आपको लग रहा है कि हाँ मेरा स्किल सेट नहीं है या मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, तो अपने आप को ऑप्शंस दीजिए. अपने आप को इतना मत रिजिड कर दीजिए कि यहाँ से आगे आप कहीं बढ़ ही ना जाएं. आई थिंक मे बी आई एम नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन सफिशिएंटली इनफ, बट आई थिंक ये कुछ तरीके हैं टू मेंटली टेक योर सेल्फ आउट ऑफ द स्पॉटलाइट. जी कि सबका फोकस मेरे ही अंडर परफॉर्मेंस पे है या मेरे ही काम पे है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. तो अपने आप को वो ऑप्शंस दें कि दिस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल. अदरवाइज मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है और उसको कैसे एड्रेस करना है वो आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे. मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, वो शायद सफिशिएंट नहीं है, बट दैट इज द ओनली वे. क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज की तारीख में इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी या वर्कलोड चेंज हो जाएगा, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है. होगा, जी हो रहा है. बहुत सारे यंग लॉयर्स अपनी बुटीक लॉ फर्म्स खोल रहे हैं जो अब अपने तरीके से जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि हम अपनी टीम को ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे या हम इंश्योर करेंगे कि उनको ऐसा स्ट्रेस ना हो कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर जाए. बट उसमें वक्त लगेगा. जी तो आज की तारीख में सारा एफर्ट इसी एंड पे होना है और पीयर ग्रुप से होना है. जी जी, आपने दो बड़ी अच्छी बातें कही थी और मैं एकदम सहमत हूँ आपसे। आपने कहा प्लग द गैप्स। इनफैक्ट मैं आपको अपना एग्जांपल यहाँ देना चाहता हूँ दर्शकों को भी, कि जब मैंने लॉ स्कूल करने की सोची, तो जो मेरे मामा जी थे जिनकी वजह से मैंने लॉ स्कूल किया, उन्होंने मुझे एक नेशनल स्कूल का प्रोस्पेक्टस दिखाया और बोला कि देखो, आज के दौर में वकालत सिर्फ काला कोट पहनने की नहीं, कुछ और भी है। और मुझे शायद नहीं पता था कि मैं काला ही कोट पहन के वकालत कर रहा हूँ जब मैं ग्रेजुएट करूँगा, बिकॉज दैट वॉज द इवेंचुअल ड्रीम। और उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए कि देखो लॉ करो, क्योंकि लॉ में बहुत आप चीज़ें कर सकते हो। और आपने एकदम सही तरीके से बात रखी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वन कैन प्लग द गैप्स, क्योंकि इतने सारे गैप्स हैं हमारे प्रोफेशन में, आप देखें। और आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, जो मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जितनी हम एंटरप्राइजेस देखते हैं इंडिया में, इनफैक्ट आप तो एक एंटरप्राइज को आज लीगल हेड भी कर रही हैं, अर्बन कंपनी को। तो ये सारे जो बिजनेस मॉडल्स खड़े हुए हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे वर्ल्ड ओवर हो, चाहे आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस उनसे सीखी हो, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको डिमांड, सप्लाई, मार्केट और ह्यूमन सिविलाइजेशन में वो चीज़ें दिखी जो कि ग्लेयरिंग गैप्स थी, जिनके बारे में लोगों ने पहले सोचा नहीं, और बड़े सिंपल से गैप्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हम और आप अगर जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, तो जोमेटो ऐप जो वजूद में आई, वो इसलिए आई क्योंकि वो इतने सारे सेल्स पर्सन नहीं थे एक दुकानदार के पास उस सामान को भेजने के लिए। ऐसा ही अमेजोन, सेम थिंग, कि आपको कितनी कन्वीनियंस हो गई है। अब आप मतलब सुई से लेके ऑलमोस्ट एरोप्लेन तक आप कुछ भी खरीद सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। तो इतनी सारी सुविधा होती है। ऐसे ही लॉ में जो भी बच्चे इस प्रोग्राम को सुने, जो भी इंसान इस प्रोग्राम को सुने, समझे कि क्या क्या आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस दिखते हैं हमारे जुडिशरी में, हमारे जुडिशल सिस्टम में, लास्ट माइल रीच, अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस में, उसके बारे में सोचें, उसका मंथन करें। और यही हमारी चुनौतियाँ भी रहती है इस प्रोग्राम को जब हम कंडक्ट करते हैं, कि कैसे हम ब्रेन करें। और वनिता ने इतनी आपको बढ़िया बातें बताई कि यू हैव टू लर्न हाउ टू प्लग द गैप्स, एंड ओनली यू कैन डू इट। आई कांट डू इट फॉर यू, वनीता डेफिनेटली कांट डू इट फॉर यू। यू हैव टू थिंक कि आपके आस पड़ोस में आपने क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं और उसको आप लीगली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थॉट फॉर द डे। एंड दैट ब्रिंग्स माई टू माई नेक्स्ट फेज, जो आपका करियर आपने शुरू किया, आपने क्लिफर्ड चांस, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म है, कंपनी है, वहाँ आपने बतौर फॉरेन लीगल करस्पॉन्डेंस अपना करियर शुरू किया। तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा आपसे, कि वो कैसा दौर था, कितना स्ट्रेस रहता है एज अ यंग पर्सन व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ एंड यू आर ट्राइंग टू गो इन द मार्केट। उसकी बड़े चुनौतियाँ रहती हैं। तो वो आपने एक तो कैसे डिसाइड किया कि आपको क्लिफर्ड चांस ज्वाइन करना है, फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस इंडिया में रहा जब आपने शुरुआत की गुड़गांव में, और उसके बाद आप सिंगापुर शिफ्ट कर गई। तो उस जर्नी के बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल. तो उस टाइम पे जयंत एज अ यंग लॉयर, जहाँ कोई बैकग्राउंड इतना था नहीं, मतलब फादर लिटिगेट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि नेटवर्क था, कनेक्शंस थे, और हाउ वी कॉल दिल्ली में हम क्या बोलते हैं, जैक, कि जी, जैक नहीं थी हमारे पास. जुगाड़ भी बट नहीं था ये जी। बहुत इंटरेस्टिंग था कि हमें जुगाड़ तो जी एग्जैक्टली. बट ये बहुत हम बहुत क्लियर थे कि कम से कम एटलीस्ट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि एकेडमिकली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो अब देखते हैं कि कहाँ शुरुआत करी जाए. जी अब क्लिफर्ड चांस का ऐसे ऑप्शन आया, दे केम टू कॉलेज, उन्होंने ऐसे एक इंटरव्यू देने शुरू करे. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने करी, जो बाद में जाके शायद
आई शुड नॉट हैव बीन सो इम्प्रेस्ड विद, बट उनका जो असेसमेंट और इंटरव्यूइंग प्रोसेस था वो बहुत इंटेंस था। उनका एक रिटन एग्जाम था, उसके बाद बकायदा जो इंटरव्यूज होते थे, क्लिफर्ड चांस लंदन के ऑफिस से 3 सीनियर एसोसिएट बैठते थे, केस स्टडी इंटरव्यूज होते थे, रिटन एग्जाम होते थे, ग्रुप डिस्कशन टाइप होता था। जो वो प्रोसेस था वो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंगली एम टुवर्ड्स असेसिंग यू, कि आपके जी क्या स्किल्स हैं, आपके पास कितनी नॉलेज है, क्या नहीं है। तो उस स्किल सेट असेसमेंट वो काफी यूनिक था कंपेयर टू जो बाकी जॉब्स में हो रहा था, जहां आप इंटर्नशिप ले रहे थे या ट्रेन ले रहे थे, लॉ फर्म्स की ट्राई कर रहे थे। फ्रेशर्स इन हाउस में बहुत कम जाते हैं, तो वो तो ऑनेस्टली मैंने तो उस टाइम एक्सप्लोर भी नहीं किया था। तो इट वाज लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स एंड दिस। तो जो असेसमेंट यहाँ हुआ वो दैट इंटरेस्टेड मी, दैट इम्प्रेस्ड मी, एंड आई फेल्ट कि दिस आई एम बीइंग असेस्ड अपने स्किल्स के लिए, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के लिए मैं असेस करूँ। तो हमने वो ट्राई किया एंड दे वर पेइंग बेटर। अगर मैं लिटिगेशन पे जाती पहले 2-3 साल, शायद लाइक दिस से पेट्रोल का पैसा नहीं मिलता जी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो हमने कहा चलिए इतनी मुश्किल नहीं करते हैं लाइफ में, थोड़ा आराम ले लेते हैं, एंड वी स्टार्टेड देयर। वी सून रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ अस कि जबकि वो प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया था, बट उसमें प्योर प्ले इंडियन लॉ प्रैक्टिस नहीं हो रहा था। वी वर बेसिकली यंग एसोसिएट्स फॉर क्लिफर्ड चांस ऑफिसेज ग्लोबली। जी तो उस टाइम ऐसा ख्याल में आया कि शायद ये करियर के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है टू जंप स्टार्ट योर करियर। एंड वन डिड नॉट उस टाइम पे कम विद द नेशनल लॉ स्कूल टैग। वो भी एक अपने आप में एक हैंडीकैप उस टाइम लगता था कि शायद इसलिए अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं। बट अब ऐसा हुआ उस टाइम कि हमने कहा चलो लेट्स मूव ऑन। बट वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गो एंड सेकंड विद द पेरेंट ऑफिस। तो हमने लंदन जाके काम किया, वहाँ ऑन ग्राउंड उनके ऑफिस में उनका काम देखा। एक्सेलेंट टीम, ब्रिलियंट ट्रेनिंग। उसके बाद सिंगापुर में उन्होंने हमें से कॉन किया। अब वहां से कॉन्वेंट लंबी पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया छोड़ दीजिए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। जी तो वाइल और ये सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंगली एंड मे बी यूनिक टू मी एक्सपीरियंसेस थे कि ज्यादा सोचा नहीं, हमसे बोला कि आप करेंगे, हमने कहा यार दिस लुक्स वेरी नाइस, आई व्हाट इज द हार्म इन ट्राइंग इट आउट। हमने हाँ बोल दिया। फॉर द फर्स्ट 6 years ऑफ माई करियर आई वॉज अ यस पर्सन, एनी न्यू अपॉर्चुनिटी हमने कहा व्हाई नॉट, ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल करेंगे। और वो somehow in the end it played out कि क्लिफर्ड चांस में हमने we became foreign legal consultants, worked with them for a good number of years. और I will promise you Jayan that I have a very biased view कि मैंने इंडियन लॉ फॉर्म में ट्रेनिंग नहीं ली है, तो जी शायद मुझे नहीं पता है। सो आई विल टेल यू वेरी सिंपली कि मेरा वहाँ एक्सपीरियंस क्या था, कि ट्रेनिंग इतनी इतनी अमेजिंग थी कि आप सीख जाते हैं, आपको सिखाया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है, आपको डांटा जाता है। एक एक ईमेल शायद हमने 6-6 बार लिखा है। ईमेल, लीगल वर्क तो छोड़ दीजिए, उसको भी उठा उठा के सीनियर्स ने चीर-फाड़ कराए, एंड एक्सपोजर मिला है, क्रॉस फंक्शनल एक्सपीरियंस। और डिस्प्यूट्स करी थी मैं विद क्लिफर्ड चांस, तो आर्बिट्रेशंस, तो काफी एक्सपीरियंस मिला। एंड वो ट्रेनिंग आई थिंक आज की तारीख में इट होल्ड्स मी इन गुड स्टेट। जो वो फंडामेंटल इयर्स में पढ़ाई मिल गई फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड प्लेस, वो वहां से वो जब लेवरेज करना शुरू किया, तो गाड़ी जाके आज जहां रुकी है वहां रुकी है। और अगेन यही बेकर के साथ हुआ कि क्लिफर्ड चांस में वी थॉट कि अगर हमने इंडिया में डिस्प्यूट से लिटिगेशन नहीं किया है ऑन ग्राउंड, एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन इंडियन लॉयर आपको इंडिया डेस्क में ही डाल देते हैं कि ऑफ कोर्स आप इंडिया का काम करोगे ही। एंड हमें बहुत इंटरेस्ट था, बट हमने ऑन ग्राउंड नहीं किया था। तो उस टाइम पे बेकर आया ऑन द होराइजन कि नई टीम बन रही है, इक्विटी एंड डेट कैपिटल मार्केट्स की हम टीम बना रहे हैं, आप करेंगे? हमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लाइक आई सेड, नॉट अ वेरी प्लान्ड ट्रेजेक्टरी, बट हमने हाँ बोल दिया कि बिल्कुल करते हैं। वी लाइक द बॉस, वी लाइक द कंपनी, काम नया था, हमने कहा सीखेंगे। सो दैट्स वेयर अब यहाँ मिक्स्ड बैग बन गया। आपने सॉलिड लॉ फर्म, सॉलिड ट्रेनिंग, बट मिक्स्ड बैग बन गया। जी अब जब ये मिक्स्ड बैग बन गया तो शायद इंटरनेशनली इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर इंडिया में आप सिर्फ साइलो होते हैं। तो अगर आपने पहले 7-8 साल में अपना बैग मिक्स कर दिया, तो आपका अब थोड़ा सा फाइट हो जाता है जब आप वापस आते हैं। क्योंकि आफ्टर बेकर आई थॉट कि चलिए अब इंडिया डेस्क में अगर हमें स्लॉट होना ही है, थोड़ा इंडिया का काम भी कर लेते हैं। सो हम घूम फिर के वापस आए। तो जी हमने एक वापस छह आने से पहले सात मैं थोड़ा सा आपको पॉज करूंगा बिल्कुल बिकॉज आपने बिल्कुल। बताया कि क्लिफर्ड चांस और बेकर मैकेजी तो बहुत बड़ी बड़ी और रेप्यूटेड इंटरनेशनल फर्म्स हैं, पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्लिफर्ड चांस प्राइमरली यूके फर्म है, बेकर मैकेजी इज अमेरिकन।
तो Correct. दोनों के वर्क कल्चर बड़े फ़र्क रहे होंगे, क्योंकि आई ऑल्सो स्टार्टेड माई करियर विद अ ब्रिटिश लॉ फर्म इन दुबई। सो आई कैन कम्प्लीटली एग्री एंड रेजोनेट। वो जो ईमेल वाली प्रोसेस आपने बताई कि वाकई सबसे पहले तो आपको ये सिखाते हैं कि अपने विचारों पे काबू कैसे करें एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट्स। तो मतलब बाकायदा जो भी एक फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है किसी भी यंग एसोसिएट्स की, यंग लॉयर की, उस पर बहुत तवज्जो देते हैं वो लोग। और ये चीज़ मुझे लगता है हम लोग हाँ, को भी सीखनी चाहिए इंडिया में। आई डोंट नो यहाँ के इंडियन फर्म कल्चर हमारा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ A0 से शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सीट्स मिलती हैं। अगर आप किसी यूके फर्म में काम कर रहे हैं, आपको 3-4 टीमों का एक्सपोजर मिलता है, तो वो एक फ़र्क है। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई तो इंडिया में की, लेकिन फिर आप सिंगापुर चले गए। सिंगापुर में भी आपने 2 अलग तरह की फर्म में काम किया, क्योंकि ब्रिटिश लॉ फर्म का एक अपना अलग वर्क कल्चर होता है, अमेरिकन लॉ फर्म का अपने एक अलग वर्क कल्चर होता है। एक तो क्या आपने एक तो वर्क लाइफ बैलेंस में फ़र्क पाया दोनों में, क्लिफर्ड चांस एंड बेकर मैकेंजी में? दूसरा, कई बार ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन लॉ फर्म्स जस्ट लाइक इंडियन लॉ फर्म्स आर वेरी रिगरस, तो वो लोग वर्क लाइफ को शायद ज़्यादा महत्व नहीं देते। बट सो फार एज आई हैव इंटरेक्टेड विद माई ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स इन एट माई टाइम इन दुबई, कि उनका 9 to 5 एक तो बड़ा फिक्स है, और वीकेंड्स को बहुत अपने वो सीरियसली लेते हैं, तो दे वैल्यू देयर वर्क लाइफ बैलेंस। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपका मत जानना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो रीज़न रहे कि आप सिंगापुर छोड़ के इंडिया आने की आपने सोचा। sure. तो अब एक चीज मैंने ये कर ली कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन क्लिफर्ड चांस एंड बेकर मैंने अपना क्वालिफिकेशन ले लिया, सो आई बिकेम एन इंग्लिश क्वालिफाइड लॉयर एज वेल। जी तो वी हैड थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो गई, थोड़ा ब्रेथ बढ़ गया काम के मामले में कि अब इंडिया भी कर रहे हैं, सिंगापुर भी कर रहे हैं, इंग्लैंड भी कर सकते हैं, आई एम एबल टू एडवाइज ऑन दैट। तो एक वो एक्स्ट्रा लेग अप मिल गया। अब आप वर्क कल्चर या टाइमिंग्स की बात कर रहे हैं, सो एक जुरिस्डिक्शन का भी फर्क पड़ता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ब्रिटिश लॉ फर्म्स थोड़े और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, थोड़े और कंसर्न्ड हैं अबाउट देयर एम्प्लॉइज, रिटेंशन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो अपने एम्प्लॉइज को एक बार अगर आप आ गए, वो आप उनको पसंद आ गए, तो वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई पॉइंट हो कि आप निकल जाएं। सो बहुत सपोर्ट मिलता है इंटरनली विद इन द फर्म कि आप काम करिए, आपके बाकी सारे काम हम देख लेंगे, whether it be technological support, logistical support, all of that is taken care of. आपको जो जूझना पड़ता है यहाँ पे about your increments, about your bonus, about a secretary, about a print job, about a book, about a research access कि I don't have PLC, Westlaw का access क्यों नहीं है, सिर्फ मनुपात्रा क्यों है, वो सब चीजें नहीं होती। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप एक बहुत ही कहते हैं फर्टाइल फील्ड में होते हो, और आपको सिर्फ उसमें बीज बोना है और चीजें उग जाती हैं क्योंकि आपको इतना सपोर्ट मिलता है। ये चीज काफी अमेरिकन और ब्रिटिश लॉ में दोनों में सेम है। बट वर्क टाइमिंग्स के बात में एक तो सिंगापुर है, इट्स एशियन, यस, अमेरिका ऑफ द ईस्ट, बट स्टिल एशियन, सो जी पीपल डू वर्क लॉन्गर आवर्स, तो काम होता है। बट ये प्रैक्टिस एरिया पे बहुत फर्क पड़ता है। तो बकायदा डिस्प्यूट्स में, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है कि कब क्या आने वाला है, तो उससे यू कैन वर्क बैकवर्ड्स। वीकेंड्स में एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उनकी थोड़ी और वो एक सेंसिटिविटी थी कि भाई इंसान है इंसान को थोड़ा रहने दीजिए, जीने दीजिए। तो वीकेंड पे अगर कभी कोई काम हो तो आपको बकायदा आपसे पूछा जाता था पहले कि आप फ्री हैं, 1-2 घंटा आप आ सकते हैं, कब आ सकते हैं या कब मीटिंग कर सकते हैं। तो वो एक एब्सोल्यूट कंसिडरेशन होती है। बट एट द सेम टाइम वो आपको ये बोलते हैं कि आपका काम आपके पास है, आप जैसे भी करें, आप करें। आप वीकडेज में 9 to 5 करें और वीकेंड्स में भी 9 to 5 करें, वेरी गुड। आप वीकडेज में 9 to 10 करें और वीकेंड्स फ्री रखें, वो आपके ऊपर है। क्योंकि एक बिलेबल आवर्स का कॉन्सेप्ट होता है, और अगर आप 120 या 150 पे हैं और बाकी टीम 80 पे है, तो पार्टनर भी सोचें कि ये हो क्या रहा है, या तो आप इतने ही होनहार हो या आपको कुछ प्रॉब्लम है और बाकी लोग छक मार रहे हैं। सो एक वो बैलेंसिंग एक्ट इंस्टीट्यूशनली इन फर्म्स में होता है कि ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, बट वर्क डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एरिया। अब इसी तरीके से जब मैं बेकर में गई कैपिटल एंड डेट मार्केट्स करे, और जब मैंने उसको सी क्लिफर्ड चांसी टीम से कंपेयर किया, तो देयर वर डिप्स एंड नो वेव्स कि कुछ महीने बहुत ही बैलेंस्ड वर्क लाइफ चल रहा है। अब अगर आपकी डीआरएचपी की फाइलिंग है कि लिस्टिंग अब अगले हफ्ते होनी है, तो कोई नहीं सो रहा है। मतलब स्लीप इज एन एलियन कॉन्सेप्ट, 3-3 बजे काम हो रहा है, वापस दोबारा आप 8 बजे आ रहे हैं। नहा लिए तो भाई गनीमत है कि भाई बहुत सारे ड्यूल आके आ जाइए, क्योंकि 3 घंटे में जी इसमें क्या क्या कर लोगे, आप खा भी लोगे, नहा भी लोगे, सब कर लोगे। जी जी। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस एरिया का भी एक नेचर है। बट एंड दिस मे हैव चेंज अयन, बट एक फंडामेंटल बेंचमार्क होता है बिलिंग का यूके लॉ फर्म और अमेरिकन लॉ फर्म में। द अमेरिकन लॉ फर्म्स का उनका 200 आवर्स ज्यादा होता है कंपेयर टू यूके लॉ फर्म, जी कि आप इतने अवेलेबल्स आपके अगर होंगे, सो यू आर गुड,
आप एलिजिबल हैं अपने उसके लिए। अमेरिकन लॉ में वो थोड़े घंटे ज्यादा होते हैं, रिगार्डलेस जूनियर लेवल पे आप वो बिलेबल आवर्स तो हिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि काम है। सो आई थिंक दैट कल्चर इज डिफरेंट। अमेरिकन लॉ फर्म्स आर अ बिट मोर अग्रेसिव, डेफिनेटली। और एक कंफर्ट भी होता है जैन, जैसे बेकर मैकेंजी एक हाउ डू से जेवी था, बेकर मैकेंजी हर जगह जेवी ही होता है, जी, एक जी। लोकल क्योंकि लॉ फर्म वो मर्ज सिंगापुर कर में जाते हैं। ज़रूरत भी थी सो देयर एज़ इज पर अ नीड, लोकल लॉज़, सो फार एज़ आई रिमेंबर उस टाइम पे, कि आपको अगर आप इंटरनेशनल फर्म इफ है यू तो आपको वांट मर्ज टू करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू जी, प्रैक्टिस टू लोकल गेट लॉ, अ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस इन सिंगापुर। जी, हाँ हाँ, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेकर मैकेंजी वोंग एंड लियाओ था। अब जी, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रक्चर, तो देयर इज अ नीड टू बिल्ड अ बुक कि आप क्लाइंट्स लेकर आए, आप उनको कंपैरेटिव रेट्स दें। क्लिफर्ड चांस इज इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ डिग्री ऑफ कंफर्ट कि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, हमें हाँ काम चाहिए, बट इंस्टीट्यूशनली वी हैव द कंफर्ट टू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइसिंग फॉर एग्जांपल। जी, पर जबकि आप एक नए वेंचर में हैं, तो आपको टू कैप्चर क्लाइंट्स, टू बिल्ड ट्रस्ट, एक एफर्ट लगता है, एक लर्निंग कर्व होता है। उसके लिए फर्म को और उसके एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। जी, सेम थिंग अगर आप बुटीक लॉ फर्म, एंड अगेन लाइक आई सेड आई विल नॉट कमेंट ऑन इंडियन लॉ फर्म्स, आई डोंट नो इफ इट्स द सेम स्टोरी, जी। बट आई थिंक दैट्स बट नेचुरल कि अगर आप नया चीज कर रहे हैं, नई चीज कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है जब तक आप कंफर्ट लेवल पे नहीं आते। सो आई थिंक वो डिफरेंस उन दोनों लॉ फर्म्स में डेफिनेटली था। जी, जी, बट लाइक यू सेड, आई थिंक ये बहुत चीज है कि जितना वो एम्फोसिस अपने टीम को ट्रेनिंग में देते हैं, दैट इज इनकम्पेरेबल। एंड वो हमारी लाइफ में एज लॉयर्स एटलीस्ट और एज एनी जूनियर, दैट ट्रेनिंग इज इनवैल्यूएबल। जी, आपने 2 बड़ी अच्छी बातें बताई हैं अनीता, कि कैसे एक तो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने आप में जो बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, एंड हाउ दे ऑलरेडी ऑफर अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर यू टू ग्रो। ये बात मैं अधिकतर लोगों से कहता भी हूँ, जो भी चैट सीरीज़ पे इनवाइट करता हूँ, कि एटलीस्ट जो लॉ फर्म का कल्चर है, चाहे शायद इंडिया का हो, इंडियन फर्म्स भी अब अच्छा कर रही हैं, फॉरेन फर्म्स में तो कॉन्सेप्ट है ही, सो फार एज यूके एंड यूएस फर्म्स आर कंसर्न, कि आपको एक जो स्प्रिंग बोर्ड मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत कंड्यूसिव होता है। और आपने बताया कि सालों साल लोग अटैच रहते हैं बड़ी बड़ी फर्मों से, पार्टनर्स बन जाते हैं। तो वो अलग बात है कि वहाँ पार्टनर बनने में 15-20 साल लगते हैं, हमारे इंडिया में शायद 7 या 8 साल लगते हैं बनने में, तो वो एक थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन उसके उसके अलावा ये चीज़ मैं देखता हूँ हमारे लिटिगेशन में बहुत मिसिंग है। क्यों? क्योंकि लिटिगेशन का एक तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉन्क्रेटाइज नहीं है हमारे देश में। जो यंग लॉयर्स आते हैं उनका खुद का विचारों का इतना स्ट्रगल होता है, जबकि लिटिगेशन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे देश में, जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, कि हाउ टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ बार काउंसिल्स हैं हर स्टेट की, बार एसोसिएशन तक है, ट्रायल कोर्ट से लेके ट्राइब्यूनल से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा इतने सालों में कहीं खो सी गई है, गुम सी हो गई है। तो शायद हो सकता है आपकी बात सुन के जो लोग इसको बाद में सुने, कुछ इस पे गौर फरमाएं कैसे, कि क्योंकि वेलफेयर स्टैम्प तो हम देते हैं अगर वकालत भरते हैं, तो वो वेलफेयर तो मुझे कहीं कई बार कम होता हुआ दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। पर वेलफेयर का असल मतलब ये है कि आप एक कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन का प्रोग्राम रखें, जो आपने भी देखा होगा फर्म्स में होता है। आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो जो कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन है, स्पेशली फॉर यंग लॉयर्स, जब वो बच्चे लॉ स्कूल छोड़ के, लॉ कॉलेज छोड़ के अपना आ रहे हैं, एक मेन स्ट्रीम लिटिगेशन से जुड़ रहे हैं, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, मेरे ख्याल से उसमें हमें विचारने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही आपको थोड़ा सा मैं इसमें आंसर भी चाहूँगा, वीज़ा वी नाउ योर एक्सपीरियंस विद इंडिया, बिकॉज सिंगापुर के बाद आपने फिर इंडिया आके डिसाइड किया और आपने एक लिटिगेशन फर्म ज्वाइन की, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, एंड योर ओपिनियन, कि हम कैसे ये कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंडिया में अगर इंट्रोड्यूस कराना हो करा सकें, और अगर नहीं करा सकते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके हिसाब से। अच्छा, ओके, सो I'll start baby steps. आपने 3-4 क्वेश्चन पूछ ले के जी, करके, जी, लेट मी आराम लेट से। मी जी, गेट टू इट। नहीं, सो लिटिगेशन मैंने इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मैंने इससे पहले लिटिगेशन करी नहीं थी। जी, और मैंने काफी लंबे टाइम तक डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कर लिया था विद क्लिफर्ड चांस, बट मैंने ऑन ग्राउंड नहीं करी थी। सो आई वाज क्वाइट कीन कि थोड़ा सा इसमें तजुर्बा हो, थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो। आई वाज कॉन्फिडेंट कि एक्सपीरियंस वाज इनफ टू मेंटली अप्लाई माई सेल्फ, बट एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग बात होती है। कोर्ट जी, जाना, धक्के खाना, फाइलिंग जी, करना, इंस्पेक्शन करना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अगर आप करेंगे नहीं तो पढ़ के नहीं समझ में आती। तो वो करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। उस टाइम पे मैंने ये भी सोचा कि चलिए अब ये आते ही शुरुआत तो कर दी है, बट लेट मी गो बैक टू द फर्म कल्चर। अब जी, जब मैंने फर्म्स में एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो आई रियलाइज कि वो जो मिक्स बैग आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, वो इंडिया में आके डिसएडवांटेज बन गया। जो बाहर बहुत बड़ा एडवांटेज था, वो यहाँ डिसएडवांटेज बन रहा था। years were being shaved off, questions were being asked, double qualification was great, but from the law firm's perspective, कि अच्छा दो qualification है, very nice, you have two wonderful firms on your CV, but still let's shave off a few years क्योंकि mixed bag है।
तो आप या तो एक तरफ का एक्सपीरियंस है दूसरी तरफ, तो इट बिकेम क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी कि जी फैसिनेटिंग, राइट? एंड जो चीज बाहर कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि स्किल सेट इज देयर, इट इज अ वैल्यूबल एडिशन टू द टीम, यहाँ पे वो काफी एफर्ट लग रहा था टू कन्विंस द पर्सन ऑन द अदर टेबल कि दिस इज, आई वाज डूइंग अ सेल्स पिच जी वर्सेस एन इंटरव्यू। एंड जी मेरे लिए वो बहुत नई चीज थी। मैं ये नहीं कह रही ये अच्छा है बुरा है, आई थिंक वी शुड ऑल नो हाउ टू सेल आवरसेल्व्स। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अपना अपने मुंह में मिट्ठू, तो चलो नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया, बट जी अगर आप अपने आप के बारे में अपने आप को पिच ना कर पाए तो एज अ लॉयर आगे बढ़ के आप क्लाइंट्स को कैसे पिच करेंगे? तो आई थिंक ये जी बहुत ही फंडामेंटल स्किल है, बट उस टाइम शायद मुझे आता नहीं था। तो आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द ऑप्शंस ऑन द टेबल। जी बट आई रियलाइज कि ये मिक्स बैग इन हाउस में बहुत रेलिवेंट है। और उस टाइम पे a very dear friend connected me to a very dear friend now, and Ola came onto the horizon, and I realized कि जी यहाँ पे this experience काफी applicable है। It's a team, medium size team है, सिखाने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जो नहीं आता है वो भी करेंगे इन हाउस में। तो वो ट्रांजिशन वैसे हुआ जो लॉ फर्म चूज ना करके, बट देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर एवरी डिसीजन। तो कुछ कुछ हर जगह एक कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट जी बेकायदा पे किया गया, बट इट वाज द राइट पाथ राइट। करियर वाइज। तो ये आपने आई बड़ी थिंक दैट अच्छी वाज बात की। वन। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, क्योंकि इंसान, और ये प्रॉब्लम दोनों तरफ होती है। ऐसा नहीं कि आप अगर फॉरेन से इंडिया आए तो आपके ईयर शेव ऑफ किए जा रहे हैं या आपको डिस्क्रेडिट किया जाता है। अगर आप इंडिया से भी बाहर जाते हैं तो फॉरेन फर्म्स भी करती हैं। मैं अगर दर्शकों को बता दूँ, ये आप ये ना समझे कि सिर्फ इंडियन फर्म्स में ये परेशानी हर जगह दुनिया में, क्योंकि इवन इफ़ यू आर इंडियन क्वालिफाइड लॉयर और आप जाएँ, और यूके फर्म में तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड है कि आपके 2 साल तो ऐसे ही वो माइनस कर देते हैं, बोलते हैं आप A0 से शुरू कीजिए। तो वो देख के ट्रेनिंग नहीं बड़ा देंगे आप। पीड़ा भी हाँ। होती है कि आपने ट्रेनिंग नहीं की। और दूसरा फिर तभी आपको एसोसिएट का तमगा भी मिलता है। बट इनफैक्ट मेरे टाइम में तो मैंने लड़ा था इस चीज़ को लेकर कि मैं तो भाई इंडियन क्वालिफाइड हूँ, मैं नहीं करूँगा, तो आई गॉट एसोसिएट पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस। तो हक के लिए लड़ना पड़ता है। आपने बोला कि कहीं ना कहीं यू हैव टू रियली फाइट फॉर योरसेल्फ। और जो आपने बताया कि अक्रॉस द बेंच हाउ डू पिच योरसेल्फ, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप इंडिया करके जो लोग फॉरेन जाते हैं, ऐसे कई लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में जो इंडिया में काफ़ी साल काम करके वहाँ गए और बेचारे कई टाइम पे धक्के खाते रहे कि भाई कहीं ओपनिंग नहीं मिल रही है। जो मेंटल ब्लॉक है एक इंटरनेशनल, उसका मैं समझता हूँ कि वो बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के दौर में व्हेन वी आर स्पीकिंग इन 2021, तो द वर्ल्ड इज़ अ मेल्टिंग पॉट। मतलब जो अब आप हैं, आप इंटरनेशनली इतना काम करती हैं, तो आप हर तरह के वर्टिकल, हर तरह की वकील से आप इंटरनेशनली बात करती होंगी। और बात कॉमन थ्रेड्स पे ही होती है, बिजनेस ही को लेके होती है, कानूनी को लेके होती है। और न जाने क्या ये लोगों के मेरे ख्याल से मेंटल ब्लॉक्स बने हैं, ये जो बड़े बड़े इम्पेडिमेंट्स आ जाते हैं लोगों के कि भाई नहीं हम कैसे रोकें। या तो वो सैलरी को लेके होगा परेशानी कि इनको पीड़ा देते हैं, चलो सैलरी कम कर देते हैं, या फिर आई डोंट नो what joy people get in dissuading other people in not pursuing the dream that they want to pursue। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से चिंताजनक बात हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आपने कोर्ट का भी एक्सपीरियंस लेना चाहा और कैसे इंडियन फर्म्स का एक जो रोड ब्लॉक रहा, हो सकता है आप बाद में किसी इंडियन फर्म को पार्टनर कर लें, आई डोंट नो। करियर तो बड़ा लंबा चलता है वकीलों का। लेकिन उसके बाद आपने बताया कि आपको ओला में ब्रेक मिला, और ओला सबने सुना हुआ है कि इतनी इतनी पॉपुलर ऐप है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वहाँ पे क्या क्या वर्टिकल्स आपको हैंडल करने को मिले, किस किस तरीके का कानून आपने सीखा है वहाँ पे, ताकि जो बच्चे इसको सुन रहे हैं, जो हमारे यंग दर्शक सुन रहे हैं, वो भी थोड़ा सा उस कानून के बारे में थोड़ा सा जान पाएँ। और उसके बाद आपके अर्बन कंपनी की जर्नी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ओला शुरू हुआ इन हाउस टीम, इंटरेस्टिंग। अब थोड़े तो आई थिंक हम कॉलेज में थोड़ी सी शायद मैं नर्ड गीक टाइप कैटेगरी में हुआ करती थी। तो जी ज्वाइन करने से पहले हमने मोटर व्हीकल एक्ट खरीदी, रूल्स खरीदे और उनको बैठ के पढ़ा 2 हफ्ते कि और कुछ आए ना आए, कम से कम फंडामेंटल लॉ तो पढ़ लीजिए। जी फिर हमने ज्वाइन किया, एंड हम ऐसे मार्कअप कॉपी लेके गए। पढ़ाकू तो हम हैं ही, आज भी जी रमैया की हम कॉपी मार्कअप करके बैठ जाते हैं, फ्लैग वैग जी लगा के। सो क्योंकि इससे एक कंफर्ट मिलता है कि फंडामेंटल्स आते हैं। अब बिजनेस तो सीखना पड़ेगा, पर आपको अपना काम आता है। जी तो हम गए, सो आई वाज आस्क्ड फर्स्ट टू लॉन्च द ऑटो वर्टिकल, कि अब हम ओला को ऑटो लॉन्च करना है। जी तो लॉ वो पढ़ा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है इन हाउस में कि लॉ तो इज अ साइड टॉपिक, कि वो तो जी आपको आता ही है। अब हमारे पास एक बिजनेस आइडिया है, अब हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। जी सो टू अब आपने ऑटो देखा, अब आपको अपना एग्रीगेटर बिजनेस पता है, ऑनलाइन रिस्क पता है। अब आप बैठ के सोच रहे हो कि अच्छा इसमें रिस्क क्या है। लॉ तो मैंने पढ़ लिया, अब ऑटो में क्या क्या रोड ब्लॉक्स आएंगी। जी अब मीटर फेयर कहाँ रेगुलेटेड है, कहाँ कैप्स हैं, कहाँ लॉ एनफोर्समेंट का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, गोवा में यूनियनाइज्ड ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो जी वहां पे ओला लॉन्च करने में बहुत बहुत परेशानी है। ये लीगल परेशानी नहीं है, बट ये ऑन ग्राउंड परेशानी है। सो वहां पे एक आपको एक आता है कि अब क्या करें। सो यू लिएज विद द गवर्नमेंट,
यू टॉक टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि देखिए एज पर लॉ वी आर अलाउड टू ऑपरेट, ये ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम हो रही है, ये रहा रिप्रेजेंटेशन, ये रहा हमारा, दिस इज आवर स्टोरी, दिस इज द काइंड ऑफ रेवेन्यू विल ब्रिंग टू योर स्टेट, सो आप हमें हेल्प करिए ताकि हम यहाँ पे भी ऑपरेट कर पाए, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम ऑल ईयर थ्रू एम्प्लॉयमेंट देंगे, सीजनल आपका जो ब्लॉक है वो हम हटा देंगे, जो अभी आपकी आज की तारीख में आपकी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है। जी सो जो द वे यू थिंक अबाउट अ लीगल प्रॉब्लम चेंजेस, आप जी एक एनेबलर बन जाते हो, जबकि आप लॉ फर्म में काफी हद तक, काफी टाइम तक एनेबलर नहीं होते, आप लीगल व्यू पॉइंट देते हैं और आप कहते हैं अब आप बताइए। अब जी इवॉल्व होने लगा है, जब मैं आज कंसल्ट करती हूँ लोगों से या अपने एक्सटर्नल काउंसिल से, तो मैं कहती हूँ ये मेरा इशू है। तो अब आई थिंक देयर इज अ चेंज कि अब एक्सटर्नल काउंसिल बैठ के सोचता है कि अच्छा ओके, अब ये रिक्वायरमेंट इन हाउस से चेंज हो गई है, अब हम बैठ के सोचते हैं कि अच्छा वो करना क्या है, अब इस मॉडल को ट्वीक करते हैं, क्या क्या लॉस इफेक्ट करते हैं। वो एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज था। इवेंचुअली फिर बाइक, ऑटो, आई स्टार्ट लुकिंग आफ्टर इंडिया मोबिलिटी ओवरऑल, और फिर हमने यूके लॉन्च में हेल्प करवाई कि अच्छा यूके लॉन्च हो जाए। ओला ऑल्सो हैड ओला फाउंडेशन जो अब काफी ट्रस्ट वर्क करता था, अब उसको मैनेज करना, क्योंकि आपने एक ट्रस्ट वर्टिकल बना लिया है, आपने बना लिया है टू बेनिफिट द लार्जर मार्केट, बट आपके लिए सबसे एक्सेसिबल इस कंपनी के ही लोग हैं, सबसे इजीली एक्सेसिबल। अब आप कहाँ कहाँ जाके अब आप वडोदरा जाके कैंप नहीं लगा सकते, वहां पे कोई जानता नहीं है आपको। तो अगर आपके पास बैंगलोर में एक ड्राइवर फैमिली बेस है, आप चाहोगे कि कम से कम वहां काम तो शुरू किया जाए, बट आप एक ट्रस्ट होते हुए किसी एक कंपनी को बेनिफिट नहीं कर सकते हैं। तो उसको स्ट्रक्चर करना, एक ओला स्किलिंग था जो कंप्लीटली फोकस्ड वाज ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो वो किया गया। एक और चीज जो मैंने ओला में देखी, जो शायद होगी लॉ फर्म्स में, या मुझे नहीं पता है या होनी चाहिए, वो एक नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट था कि एक स्किल यहाँ है, एक स्किल वहां है, अब ये मर्ज होती थी, इट वाज गोइंग टू अ कॉमन ड्राइव। और वहां पे इट वाज वेरी इजी टू से कि अच्छा आपने ये किया हुआ है, आप बताइए इसमें क्या ट्वीक होगा, क्योंकि ये मेरे काम में इन्फ्लुएंस हो रहा है। आज मैं इफ आई एम लॉन्चिंग बाइक्स फॉर एग्जांपल, या वेर एक्सपैंडिंग कैब्स, अब वहां पे आई नीड न्यू पेमेंट गेटवे, तो कोई फिनटेक एक्सपर्ट बैठा हुआ है उसी टीम में कि मैंने कहा अच्छा ये इन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है, मेरे को यूपीआई ही मर्ज करना है, इनको यूपीआई ही देना पड़ेगा एट द ड्राइवर साइड, तो अब वो फिनटेक की बात आ जाती है। तो एवरी टॉपिक हैड 5 सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैड टू हिट। अब ऑनबोर्डिंग की बात करते हैं, ये काफी सिमिलर है विद ओला एंड विद अर्बन कंपनी, कि ऑनबोर्डिंग पे ही आपके 5 लीगल रिजीम्स हिट हो गए, डेटा प्रिवेसी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। हम कहते हैं कि आप आधार दीजिए, आप आधार नहीं ले सकते, हम आधार अब मैंडेटरी नहीं है, तो आप क्या करें। आपको एक तरफ लॉ बोलता है कि आप इनका बैकग्राउंड चेक करिए, आप मेक श्योर करिए कि ये सेफ हो, कस्टमर सेफ रहे, पर अगर आप मुझे लीगली इक्विप नहीं करेंगे एज अ रेगुलेटर टू कलेक्ट द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके पास एक ही डॉक्यूमेंट है, उसके पास है नहीं पासपोर्ट और 5-6, तो हाउ डू आई इम्प्लीमेंट इट। तो ये चीजें इन हाउस होके ये आपका ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट बन जाता है। सो हर दिन आप यही कर रहे होते हैं, एंड आई थिंक फंडम योर एप्लीकेशन ऑफ लॉ चेंजेस इमेंसली, जो आपका लीगल लैंडस्केप है वो चेंज हो जाता है। जबकि आप सिर्फ डिस्प्यूट्स करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट्स, तो आई विल नॉट से इट्स अ मल्टी डिसिप्लिन प्रैक्टिस, पर सिर्फ अगर एमएनए करते हैं, सिर्फ कैपिटल मार्केट्स करते हैं, तो आप बाकी नुआंसेस पे बहुत कम टच करते हैं, जो इन हाउस में बहुत चेंज हो जाता है। जी जी। आपने इतनी बढ़िया बात बताई कि कुछ वर्टिकल्स कॉमन हैं, और उन कॉमन वर्टिकल्स पे मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आपने बताया कि देश एक तो बड़ा है, लैंडस्केप बहुत बड़ा है, प्लस आप फॉरेन जुरिस्डिक्शन में आपको एडवाइजरी करनी है, यूके में जैसे आपने बताया कि आपने सेटअप किया। इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक ही क्वेश्चन में टच करूँगा, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी अर्बन कंपनी की भी अभी जर्नी जानना चाहूँगा कि कितना एक तो क्या प्रॉम्प्ट करता है किसी इन हाउस काउंसिल को व्हेन यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर अ बिग कंपनी टू मेक अ स्विच टू अनदर इन हाउस कंपनी, व्हाट आर द ट्रिगर्स, और अभी आप किन किन लॉस को हैंडल कर रही हैं। ये मेरे 2 सवाल हैं। आफ्टर यू आंसर दिस देन आई विल क्लब माय फर्स्ट क्वेश्चन जो डेटा प्राइवेसी को लेके है। Okay, so jumping is a factor of many things, and I mean, I think as generally जब हम employees होते हैं, I would recommend कि किसी फ्लिम्जी रीजंस के लिए जॉब्स चेंज ना करी जाए, क्योंकि जो एक कंपनी को समझने में, एक फर्म को समझने में टाइम लगाया जाता है, और उस पे आपकी जो रिलेशनशिप्स बनती हैं, आपका जो गुडविल बनता है, उसको लाइटली थ्रो अवे नहीं करना चाहिए। आप जॉब्स तब शिफ्ट करें जब फंडामेंटली समथिंग चेंजेस फॉर यू इन द करियर, या कुछ गलत हो रहा है। सो लॉन्जेविटी इज समथिंग आई पर्सनली वैल्यू। आज भी अगर मैं देख रही हूँ कि किसी को हायर करा जाए या किसी को लाया जाए कंपनी में, तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने इन्वेस्ट करा है वैसे अगला बंदा भी इन्वेस्ट करे।
तो द चेंज इज नॉट एन इजी डिसीजन। अब चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ओला में द टीम जब मैं थी वो 22% टीम, and I was running some businesses, some verticals, playing a significant role, definitely. अब यहाँ पे the mandate is larger, right? I had the legal function and it's a lean team. 2 लोग हैं, 5 countries हैं, तो जो avalanche of work आप पे आएगा और वो उस avalanche में somehow survive तो आप कर ही लोगे, you'll have to swim through, option नहीं है, it's no what's that word, either you can swim or you can drown. I'm sure एक बहुत ऐसे elegant variation to this जो मुझे याद नहीं आ रहा है, but you have to rise above it. अब उस avalanche में एक तो you are advising the company, तो exposure levels, who you are taking care of, where your decisions impact change हो जाता है. Mid level में आप अपने senior को देते हैं, फिर decisions ऊपर लिए जाते हैं. यहाँ पे आप decision maker के table पे हो. You have a seat on the table. That changes your outlook, your contribution. That changes the impact that you make. तो वो मेरे लिए काफी relevant हो गया था when this offer came to the table. Secondly, the amount of things you learn जब आप पे इतनी अलग अलग चीजें आप पे आई जाती हैं, उसके लिए एक हंगर चाहिए होता है. there हमेशा मार्केट में ऑप्शंस हैं कि आप आराम से एक जॉब लें. इन हाउस का जो एक ट्रेडिशनल व्यू होता था कि 9 to 5 जॉब है, क्यों जा रहे हैं इन हाउस, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस है. आई थिंक एक टाइम पे हम किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबीज हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना टाइम नहीं है दिन में कि आपकी हॉबीज भी होने लगे. क्योंकि अब वो ट्रू नहीं रह गया है, और वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको अपना जॉब किस लेवल तक करना है, कितनी डेप्थ में करना है. तो वो डिफरेंस नहीं है वेरी फ्रैंकली वर्क लाइफ बैलेंस में. स्ट्रेस लेवल्स आर डिफरेंट, वैरायटी बहुत फर्क है. तो सीखने को बहुत मिलता है, बहुत नई चीजें करने को मिलती हैं. अभी हमने केस से लॉन्च किया था लास्ट ईयर. अब सऊदी अरेबिया के लॉज अगर आप वेट थ्रू करें, ऑनलाइन मार्केट प्लेस देखें, उर्दू, इट्स ऑल इन अरेबिक, राइट, नॉट इन उर्दू, फॉरगिव मी, अरेबिक में है और उनके लॉज अरेबिक में ही पब्लिश होते हैं. तो आपको रिलाई करना पड़ता है विद लोकल काउंसिल. और अब ट्रांसलेटर्स लोकल काउंसिल, हाँ, अब लोकल काउंसिल भी आप अरेबिक पे जाएं, अरेबिक काउंसिल्स पे जाएं, या आप किसी ऐसे फर्म को लें जो हु कैन बी अ बफर, कि हाँ हमें वो समझ में आ रहा है, अब आप आपको समझाते हैं नो नॉर्मल इंग्लिश में. क्योंकि थिंग्स आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. जी, एब्सोल्युटली. So that kind of experience, that kind of exposure, I think अगर आपको इन हाउस, एटलीस्ट आई वांट टू स्टे इन हाउस, आई डोंट इंटेंड टू गो बैक टू प्राइवेट प्रैक्टिस आज की तारीख में कम से कम. तो वो वैरायटी आपको ऐसे स्किल्स देती हैं, और उसमें से आपको चूज करते हो कि हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ ऑफ, दिस इज माय स्ट्रेंथ, ये मेरा कोर एरिया है, बाकी एक दो चीजें मैं आउटसोर्स करूंगी और आई विल रिलाई ऑन एक्सटर्नल एडवाइस. And I think that was the significant change. And also today, touchwood, I am very happy with the team. बहुत मजा आता है, लोग बहुत अच्छे हैं, काम करने में खुशी होती है. जी, इतनी बढ़िया आपने बातें की कि किस तरीके से एक तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है. आप इन हाउस ज़रूर हैं, लेकिन आपने इतनी सारी मिथ्स को आज बस्ट कर दिया. जो भी लोग इसको सुन रहे होंगे, जो अपना करियर बनाना चाह रहे होंगे इन हाउस में, कि जो सोचते हैं कि भाई 9 to 5 है तो मज़े हैं. इनफैक्ट मैं दर्शकों को बता दूं कि मुझे इंटरव्यू रीशेड्यूल करना पड़ा था, क्योंकि जो हमने पहले तारीख ली थी वनीता जी से, वो उसमें बिजी थी, बिकॉज शी इज़ जेन्युइनली बिजी इन हाउस. कौन से शी हेड्स वेरी वेरी बिग कंपनी, ऑब्वियसली उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया. इतनी बातें सुन के आप समझ ही होंगे कितना उनको खुद भी पढ़ना पड़ता है. पर ऐसे में मेरे जैसे वकीलों की, और जब मैं अपने जैसे वकीलों की बात करता हूँ, तो जो कचहरी के वकील हैं उनकी बड़ी शिकायतें हो जाती है इन हाउस काउंसिल से कि सारा काम तो आप लोग ले लेते हैं और हमारे तक कुछ आता नहीं है. तो ये जो हमारी जो पीड़ा है, ये दो तरह की हो जाती है. जो मैंने पहले भी सवाल किया कि कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन तो एब्जॉर्ब कर लिया आप लोगों ने, अब हम क्या सीखें, और प्रैक्टिस अगर हमें बनानी है तो बनाएं कैसे. तो इस चीज़ का ज़रा सोल्यूशन दें, उसके बाद मैं फिनटेक पे आता हूँ. बिल्कुल. अब दो चीजें हैं जैन, मेरा ये काम है कि कंपनी लिटिगेशन में ना जाए. जी. अगर मेरी कंपनी का लिटिगेशन पोर्टफोलियो ऐसा बन गया कि आपका जीवन सफल हो गया, तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ. जी. ये आप समझिए. क्योंकि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. जितना हो सके लिटिगेशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो अब ऐसा ब्लैक होल ऑफ एंडलेस वर्क है, एंड अ लॉट टू डू विद आवर कोर्ट सिस्टम, कि पता ही नहीं कि कब शुरू कब खत्म होगा. जी. कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है. जो आपने कहा था लॉ को लोग साइंस समझते हैं, लॉ सिर्फ आधा साइंस है, बाकी आधा आर्ट है. जी. और वो साइंस सिर्फ आपको 2 कदम आगे लेकर जाएगा, बाकी 5 कदम इज कंप्लीटली ओपन टू नो व्यू पॉइंट, जज योर डिबेट. सो एंड लिटिगेशन डजंट, लिटिगेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है जयंत, और जो मैं आज भी अपने आप के लिए भी आई फील आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, कि जब आप लिटिगेशन परस्यू करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप कभी साइलोड नहीं रहते. जी. तो वो स्किल सेट अगर हम इग्नोर कर दें कि कंपेयर टू एन M&A लॉयर, कंपेयर टू अ कॉर्पोरेट लॉयर, आपके पास लैंडस्केप बहुत वाइड है.
और जी, आप उसमें फोकस ना करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि मैं तो अड़ंगी हूँ आपके बिजनेस में कि ये इसको बिठा दिया है आपने कंपनी में, ये काम जी, नहीं है, डिस्प्यूट अवॉइड कर रही है ये। अब आप देखिए आज की तारीख में फॉर एग्जांपल मेरे को अब टेलीकॉम का इशू है। जी, अब टेलीकॉम डिस्प्यूट आप देखते होंगे, पर अगर आपने टेलीकॉम की एडवाइजरी का स्ट्रेंथ भी बना लिया अपने पोर्टफोलियो में, तो मेरे लिए आप तो एक वन स्टॉप शॉप बन गए ना, कि आप एडवाइजरी भी देंगे, बकायदा कुछ इफ समथिंग गोज साउथ आप उसको लिटिगेट भी कर पाएंगे। जी, तो आई थिंक ये नुआंस अगर लिटिगेशन लॉयर्स अपने ऊपर लाएं कि अच्छा ये 5-6 चीजें हैं जिसपे हम स्पेशलाइज कर सकते हैं और लिटिगेशन के आगे एडवाइजरी कर सकते हैं, जी, वरना कि ये चीज कॉर्पोरेट टीम को चली जाए, ये चीज टेलको टीम को चली जाए, क्योंकि एडवाइजरी के बाद अगर कुछ खराब होगा तो आपके पास ही आएगा। जी। तो क्यों ना आप अपनी तरफ वो बनाएं, वो स्किल सेट, कि मुझे ना जाना पड़े। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट मीन यू जयंत, मेरे को नहीं पता अगर आप टेलको करते हैं कि नहीं करते हैं, दिस इज नॉट अ पर्सनल अटैक। जी, जी। नहीं, 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 एब्सोल्यूटली नॉट। इनफैक्ट आपने जो अच्छी बात कही, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी इसको सुनेंगे, यंग लॉयर्स हो, यंग बच्चे हों, कि आपने एकदम कहते हैं ना मर्ज़ पकड़ लिया इस बीमारी का। वो ये है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनकी स्पेशलाइज़ेशन होती है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई सर्जन होता है, कोई कुछ होता है। तो वैसे ही लॉ में भी स्पेशलाइज़ेशन की कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है, और ख़ासकर गोइंग फॉरवर्ड आज के ज़माने में, जैसे आपने फ़िनटेक बताया, टेलीकॉम बताया, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल एंड गैस, इतनी सारी चीज़ें हैं। और मैं भी इनमें से कुछ-कुछ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे उस चीज़ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता बिकॉज़ ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके बच्चों के लिए है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जैसे आपने अच्छी बात बताई कि भाई अगर कोई टेलीकॉम का आपने जैसे उदाहरण लिया, कोई डिस्प्यूट आ रही है, कुछ हो रहा है, तो वाक़ई तो आप आएँगे एक वकील साहब के पास जो उस मर्ज़ की दवा रखते हो अपने पास। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप अपनी कोर स्ट्रेंथ्स अभी से डेवलप करें, और जो कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं, और इस चैनल के थ्रू एक हमारे मुद्दा भी है कि आपको जब बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि इस कंपनी की ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दिक्कतें आएँगी इनको। क्योंकि मान लीजिए कि आपने ओला की बात की, आपने अबंग कंपनी की बात की, आपने बताया जी ये हो सकता है कहीं ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम हो तो लेबर लॉ इश्यूज आ सकते हैं, टेलीकॉम या डेटा को प्रॉब्लम हो तो कुछ और इश्यूज आ सकते हैं। तो उस पर आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करना करें। जैसे विनीता जी ने बताया कि वो आज भी रवैया रखती हैं, कंपनी लॉ की जो किताब है अपने आप में एक वो ग्रंथ माना जाता है, अगर मैं उसको कहूँ। तो आप भी ऐसी जो बेसिक जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉ के स्टैट्यूट्स होते हैं, कोई भी वकील जो इसको सुन रहे हो अपने पास रखें, उसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, ताकि कल कभी ना कभी देखिए, कोर्ट कहते हैं ना कि अस्पताल और कचहरी से जितना भी भागना चाहे, एक ना एक मरतबा तो मत्था टेकना पड़ता है। तो उससे आप भाग नहीं सकते, वो चाहे इन हाउस काउंसिल हो, चाहे बिजनेस हो। क्योंकि बिजनेस सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, बिजनेस भी समाज का एक पार्ट है। कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हो, चाहे कमर्शियल डिस्प्यूट हो, चाहे आर्बिट्रेशन अवार्ड का चैलेंज हो, चाहे कोई और मुद्दे हो आजकल तो। और तभी हमारे देश में इतने सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, इतने सारे कोर्ट्स हैं। इसलिए नहीं कि वो काम स्लो करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि लॉ मेकर्स भी समझते हैं कि कितनी तरह की प्रॉब्लम समाज में आ सकती हैं, बिजनेसेस में आ सकती हैं, इसलिए सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। और विनीता ने बड़ी ये अच्छी बात का जिक्र किया। इसके बाद मैं वो फिनटेक और डेटा का थोड़ा सा आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि डेटा प्राइवेसी के बारे में हम सुन बहुत सालों से रहे हैं। जीडीपीआर का मुद्दा यूरोप में तो ऑलरेडी चल ही रहा है। हमारे इंडिया में बिल तो टेबल हो गया, अभी तक वो एक्ट नहीं बना, लेकिन कोई ऑलरेडी काफ़ी लोग इसमें पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये काफ़ी ग्रे एरिया बन जाता है अभी हमारे उसमें। हम अभी भी अपने आईटी एक्ट और आईपीसी जैसे जो कानून है, अगर किसी को खदेड़ना हो तो उसी पर रिलाय करते हैं। तो इन चीज़ों को लेके मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक, फिनटेक की फील्ड में आपको क्या लगता है, नए नए डेवलपमेंट्स आने वाले हैं इन द ईयर्स टू कम? और जो एक यंग लॉयर है, वो अपने को कैसे अपनी स्किल होन कर सकता है? क्या उनको जीडीपीआर लॉज पढ़ने चाहिए, क्या उनको कोई ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए? हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर स्किल्स? अगेन टेकिंग क्यू फ्रॉम योर आंसर, कि अगर कल आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो उस बच्चे का उसका जवाब होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल। एंड आई थिंक वो बहुत वैल्यूबल है अगर वो हो पाए, क्योंकि लाइक आई सेड वन स्टॉप शॉप मेरे लिए बस, मैं तो खुश हो गई ना, आप सब कर लोगे जी, मेरे लिए, एडवाइजरी भी लिटिगेशन भी। अब फिनटेक की अगर आप बात करें तो ट्रेडिशनल बैंकिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑन द वे आउट। अब वेरी ट्रूली वेरी फ्रैंकली वो कभी वो नहीं बनेंगे जो स्टॉलवर्ट्स ऑफ द फाइनेंसिंग इंडस्ट्री जो वो थे, जो जी, ट्रेडिशनल बैंकिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं दे आर फोकस्ड ऑन वेरियस न्यू एस्पेक्ट्स। अगर आप बिटकॉइन ले लीजिए, आप ऑल ऑफ दीज यूपीआईज, योर वॉलेट्स, ये सब जो चीजें हैं ये नई हैं एंड दे आर हियर टू स्टे, अब ये कहीं नहीं जाएंगी। सीसीडीसी भी कम हो गया है, उसका भी यूज बहुत लिमिट कर दिया लोगों ने, कैश तो अब यूज होता ही नहीं है। सो द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री इज इमेंस, और ये इंडिया ही नहीं अब्रॉड भी है। इफ यू फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर एंड यूएस ने लास्ट ईयर एक कोर्स निकाला था, फिनटेक एंड इमर्जिंग लॉज, 1 साल का। वो आपको जी, कंसेप्चुअल नॉलेज दे देता है, आप वो पढ़ लीजिए, वो 1 साल कर लीजिए, नथिंग, आई मीन इट्स नॉट लाइक इट्स चीप, बट उसके चीपर वर्जन होंगे ऑनलाइन जो आप जी, कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एकेडमिक नॉलेज तो आई थिंक डेफिनेटली लेनी चाहिए। फिनटेक लॉज आर गोइंग टूवर्ड्स इट, एंड फिनटेक लॉज क्योंकि अभी इवॉल्व हो रहे हैं तो काफी स्कोप वहां है टू अंडरस्टैंड
कि जब कोई कंपनी कुछ लॉन्च कर रही है, क्या वो किसी लॉ को वायलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। एक होता है कि आप बनी बनाई एनबीएफसी स्ट्रक्चर हैं, आप एक लाइसेंस्ड आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइडर हैं और आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो। दूसरा होता है कि आप नहीं हो इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, पर आप अब ऐसी चीजें कर रहे हो जो नए इवॉल्विंग लॉज में शायद क्वेश्चनेबल हो। जैसे आप वॉलेट का पॉइंट ले लीजिए, क्लोज वॉलेट या ओपन वॉलेट और सेमी क्लोज्ड वॉलेट। जी अब ये क्लोज वॉलेट सेमी क्लोज कब बनता है? जब तक आप एक लाइसेंस प्रोवाइडर हो, आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत तब आती है जब मैं सोचती हूँ कि ये मेरा मनी फ्लो है, क्या ये अब मैं क्लोज सेमी क्लोज में जा रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ जितना मुझसे हो पाए मैं आरबीआई की स्क्रूटनी से दूर रहूँ, क्योंकि मेरा वो रेगुलेटर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आरबीआई की नजर मुझ पर पड़े। तो एग्जामिनेशन लॉ की है, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स को देखें तो एनबीएफसी, फिनटेक कंपनीज, उनको तो जरूरत होगी ही, पर जो नॉन फिनटेक कंपनीज हैं, जो उन जिनका बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, उनको अब ये कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर करने से क्या कोई लॉ हिट होता है कि नहीं होता है। जी एंड डेटा का भी जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली राइट, कि बिल टेबल हो चुका है, बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं, बहुत कंसल्टेशन हो चुकी है, और डेटा अलग अलग तरीकों से हिट कर रहा है। जी फॉर एग्जाम्पल एक प्रिवेसी की बात कर रहे हैं आप, जो आज एसपीडीआई है, आईटी एक्ट है वगैरह, एक वो कॉन्सेप्ट है जो डेटा के यूजेज पे अब अटेंशन आ रही है। जैसे आप कॉम्पिटेंट कमीशन देख लीजिए, उनका अब अटेंशन इस पे है। डेटा कलेक्शन तो वो उनका कहना है कि चलो आप कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, वो एक अलग रजीम है। अब इसको यूज कैसे कर रहे हो, क्या ये यूज एंटी कम्पेटिटिव है? अब इसके डिफेंसेस कहाँ से आएंगे? मेरे डेटा कलेक्शन से। डू आई हैव द राइट कंसेंट्स? मैंने ये कैसे कलेक्ट किया, ये मैंने कंसेंट रिन्यू किया कि नहीं रिन्यू किया? कंसेंट कहाँ था? ट्राई के अंडर था, या कंसेंट प्रिवेसी के अंडर था, या कंसेंट आईटी लॉ के अंडर था? तो डेटा, वाइल वो बिल पास नहीं हुआ है, पर डेटा बाकी काफी रिजीम्स में, बाकी काफी लीगल रिजीम्स में ऑलरेडी लेजिस्लेट या रेगुलेट होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने लोकलाइजेशन की रिक्वेस्ट डाल चुके हैं कि फाइनेंशियल डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, जबकि लार्जर डेटा लॉ नहीं बना है फॉर लोकलाइजेशन। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल टेबल हो गया, पास नहीं हुआ तो लॉ इवॉल्व नहीं हो रहा है। लॉ एवरी डे इवॉल्व हो रहा है, हर दिन हो रहा है, एक एक चीज में। स्पेशली अगर आप क्रॉस जुरिसडिक्शनल हो, तो आपका जीडीपीआर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का लॉ अलग है, यूएस का लॉ अलग है। तो आपको, आप ये नहीं कह सकते आप डेटा पे एडवाइस कर रहे हो विदाउट नोइंग कि ये 5 एंगल्स में इवॉल्व कर रहा है। तो क्या आपका डेटा वहां जाएगा? आज की तारीख में अगर मेरा, लेट्स से आई स्टार्ट ऑपरेटिंग अ सेमी क्लोज वॉलेट, आप पहले बोलेंगे नहीं था, आप पहले जाके लाइसेंस लीजिए पीपीआई का। फिर आप बोलेंगे अच्छा फाइनेंशियल डेटा है आपके पास, पीसीडीआईएस है आपके पास सर्टिफिकेशन, आपका सर्वर कहाँ पड़ा है विनीता? क्रॉस जुरिसडिक्शनल ट्रांसफर अलाउड है? तो इन आइसोलेशन अगर आप कुछ भी देखेंगे, एटलीस्ट इन द टेक स्पेस, यू विल मिस समथिंग। तो आइसोलेशन में आप एग्जामिन नहीं कर सकते कि ये लॉ नहीं बना, क्योंकि लॉ बन रहा है जी इन अदर वेज। जी, ये कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि एक डेली चैलेंज है, चाहे आप लिटिगेटिंग लॉयर हों, चाहे आप इन हाउस लॉयर हों, कंपनी को एडवाइस करें, बिकॉज़ समटाइम्स इन द एब्सेंस ऑफ लॉ आई थिंक इट बिकम्स टफ टू गिव द राइट एडवाइस। क्योंकि यस। उसके लिए फिर तो मजबूरन कोर्ट आना पड़ता है कि लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट जजमेंट देगा अपने ऊपर और फिर कोर्ट जवाब माँगता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कि बताइए जी आपको क्या कहना है? और फिर वो लॉ फॉर्मुलेट होने में टाइम लग जाता है। एंड फिर कई मर्तबा कोर्ट ये कह देते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द पार्लियामेंट एनेक्टिंग अ लॉ वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बड़ी सारी परेशानियाँ आई थिंक या the need of the hour is for the law also to catch up and for the lawmakers also to catch up with the pace of the system. किस उससे ये हो रहा है। इनफैक्ट आई जस्ट आपका मैंने आज काफ़ी वक्त लिया, इनफैक्ट छुट्टी का दिन है तो और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस और जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, अभी हमने देखा कि मानसून सेशन कंक्लूड हुआ, लेकिन उसमें इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि कानून की कम बातें हुई, कानून बनाने की कम बातें हुई। इसमें हमारे चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने भी थोड़ा सा अपना रोष जताया कि देखिए पहले कानून बाकायदा डिबेट से पास होते थे, अब हरफन मौला कानून पास हो जा रहे हैं, तो बड़ी सारी इसमें पीड़ाजनक बातें हुई। लेकिन जो भी हमारे लॉ मेकर्स, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के हों, एक जो पीड़ा है जो जुडिशरी की, मैं उसको एक शेर तक इस माध्यम से रखना चाहता हूँ। वो ये कहता है कि वो अगर जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, वो अगर जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, तो किया यूं कि वक्त पे दवाएं न दी। तो जो दवाएं चाहिए हमारी जुडिशरी को, हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को, वो लॉ की हैं कि स्टैट्यूट्स बराबर फॉर्म हो, जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो सेबी हो या आरबीआई हो या कोई भी बॉडी हो, वो कायदे से कानून का विश्लेषण करे, ताकि चाहे विनीता जैसे लोग हैं जो हेड कर रहे हैं कंपनी, बतौर उनकी जो एक जिम्मेदारी है लीगल काउंसिल की, जो बतौर हम जैसे वकील हैं जो कोर्ट जाते हैं, वो समाज की सेवा कायदे से कर सकें।
विनीता, आज आप हमसे जुड़ी, आपने इतना हमें समय दिया, एक तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाने से पहले एक हमारा आखिरी जो सवाल के रूप में जो हम टिप्पणी मांगते हैं, क्लोजिंग कमेंट्स मांगते हैं, वो मैं आपसे चाहूँगा हमारे युवा दर्शकों के लिए। और मैं बता दूँ आपको कि युवा से मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं है, उन लोगों से भी है जो हु आर यंग एंड माइंडेड, यंग एंड हार्ट। तो उनके लिए प्लीज़ हैव सम क्लोजिंग कमेंट्स। जी। नहीं नहीं, चलो जयंत, थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, आपने बात करी, आपने ऐसे बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स टच करे जो शायद स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बट डिस्कस नहीं होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इट्स अ प्रिविलेज। सो थैंक यू फॉर जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लॉयर्स हैं, जो यंग एट हार्ट हैं, उनके लिए ये है कि ये करियर, ये फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत मजा आ सकता है इस काम में, आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये। तो जब आपको लगता है कि आप लिमिट कर रहे हैं अपने आप को, एक टेक अ स्टेप बैक और सोचिए कि जी। और क्या है। एक पीयर ग्रुप इंटरेक्शन जो होता है अपने क्लासमेट्स, अपने सीनियर्स, अपने, वो बहुत वैल्यूबल होता है। क्योंकि वरना आपका इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग है, जो आज का नीड ऑफ द आवर है, चाहे वो आपके पढ़ाई के लिए हो, एक्सपेंशन के लिए हो, नॉलेज के लिए हो, वो कितना आप पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो हैविंग एन एक्टिव पीयर ग्रुप, बातें करें, डिबेट करें, लोगों के ब्लॉग्स पढ़ें, लोगों के वीडियोस देखें, वो भी करिए। क्योंकि डर ये नहीं है कि जो आपको आता है वो ढंग से आता है कि नहीं, डर ये है कि आपको क्या नहीं आता। और वो जरा उस पर फोकस करें कि बहुत कुछ है जो नहीं आता, और ये ना हो कि अपना जो फोकस करते करते कुछ मिस हो जाए। आजकल मेरे व्यू में तो जैन, सबसे बड़ा डर मुझे तो कम से कम यही है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। जी। जी। और आई थिंक मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ही दिलचस्प मार्केट है, बहुत ही दिलचस्प प्रोफेशन है, बहुत स्ट्रगल लगता है, काम लगता है। अगर आप, इफ यू एंजॉय इट, अगर आपको इससे प्यार है, चाहे अनलाइक मी जो इसको डिसाइडेड नहीं था कि यही करना है लाइफ में, बट करते करते मजा आने लगा। बट अगर आप वो दिलचस्पी छोड़ दें और ये मुश्किल बन जाए, तो शायद बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि कब तक ना खुश होके आप इतना काम करेंगे, क्योंकि जितना जी। काम है इस जॉब में, वो ना खुश होके करना मुश्किल है। तो आई जी। वुड से इफ यू डोंट एंजॉय इट, लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जी। और जितने भी लोग अर्बन कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं बतौर लॉयर, आप देख लीजिए, यू हैव अ टफ बॉस इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि उन्होंने अभी से आपको बिगुल बजा के मैंडेट दे दिया है कि यू बेटर बक अप, पुल अप योर सॉक्स, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि विनीता ने बड़ी अच्छी बातें की कि दिलचस्प वाकई में है ये। और जैसा कि एक प्रसिद्ध शायर ने बात कही है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। तो स्काई इज़ द लिमिट, और कई बार ये कहा जाता है कि इज़ द लोअर लिमिट। तो आप काम करते रहिए, देखिए। और जहाँ तक डर की बात आपने बताई कि मुझे चीज़ों का कई बार हम सभी को लगता है कि नहीं आती, उस पर सोक्रेटिस ने भी कहा है दैट आई नो दैट आई डू नॉट नो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा अपनी खोज करें, चीज़ों की खोज करें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना कम आता है। तो आसमान में ना उड़ें, इस चीज़ की खुशफहमी और गलतफहमी दोनों ना रखें कि आपको बहुत कुछ आता है, क्योंकि उससे आपका पतन शुरू हो जाएगा। स्पेशली लीगल इंडस्ट्री में तो सच है कि द मोमेंट यू थिंक यू नो एवरीथिंग, तो एक साउथवर्ड जो एक स्पायरल होता है, वो शुरू हो जाता है। इट्स बहुत ओवर। बहुत शुक्रिया विनीता, आज आप हमसे जुड़ी, और मेरी ईश्वर से कामना है कि आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें, आपको स्वस्थ रखें इस संक्रमण के दौर पे। आपको, आपके परिजनों को, सभी को, और हमारे दर्शकों से जाते जाते हमेशा मेरी अपील होती है कि हम आपके, हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आप तक इतने बढ़िया बढ़िया लोगों को लेके आएँ, अच्छी बातें करें, कुछ पॉजिटिविटी समाज में फैलाएं। जो लॉ का जो पूरा ये जो तंत्र है, मंत्र है, जिसको उधेड़बुन भी हम कई बार कहते हैं, वो उसको थोड़ा सरल रखें ताकि आप सब लोगों तक हमारी बातें पहुँचें। और इसका सबसे सरल तरीका है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट पाएँ। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू।